दिल्ली का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है, विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श पड़ी हैं इस बार और धूप भी बहुत कम निकली है। इस तरह की बिल्कुल सूखी और भुरभुरी मिट्टी आपको दिखाई देगी और गमले आप एक हाथ से उठा सकते हैं, इतने लाइट होते हैं। लेकिन चूंकि सर्दियों में ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला जाता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं इसके। मिट्टी में उंगली डाल के देखिए, आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूखी है तभी इसमें पानी दीजिए, नहीं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और जो टेम्परेचर है वो 8 से 10 और 11-12 डिग्री के आसपास है। अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर है। फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ और आपने कुछ वीडियोस राजस्थान की एंजॉय करी हैं। मैं गया था भिलवाड़ा, उसके बाद दिल्ली के भी कुछ गार्डन की वीडियोस आई और फाइनली एक और गार्डन में मैं आ चुका हूँ। तो दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, टेम्परेचर काफ़ी ठंडा रहता है, तो हमारे जो पौधे होते हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है कि आखिर हम विंटर में अपने पौधों को किस तरह बचा सकते हैं और अभी जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लांट्स का क्या हाल है। तो आज मैं आया हुआ हूँ आया नगर दिल्ली में और यहाँ पे हैं किरण पांडे जी, जो कि कर रही हैं पिछले लगभग 20 साल से गार्डनिंग। तो कैसी रही इनकी गार्डनिंग जर्नी हम सब कुछ जानेंगे और साथ ही में जानेंगे वो किस तरह अपने पौधों को विंटर में बचाती हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के घर पर जाके उनके गार्डन को दिखाता हूँ और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी घर पे उन एक्सपीरियंस को अपने पौधों पे अप्लाई कर पाएँ और अपने पौधों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार संदीप जी, आपका स्वागत है आज मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, फाइनली किरण पांडे जी हमारे सामने हैं। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो गार्डन आपने मेंटेन किया है, विंटर्स के टाइम में मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक तो यही रहने वाला है कि हम विंटर में पौधों को कैसे बचाएं। और आपके पौधे में देख रहा हूँ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि विंटर में ख़राब हो जाने चाहिए थे लेकिन फिर भी अभी अच्छे से चल रहे हैं। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी गार्डनिंग जर्नी कैसे रही, कैसे आपने स्टार्टिंग करी, किस तरह आपका पौधों की तरफ रुझान आया और कब से आप गार्डनिंग कर रहे हैं। तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और मैं हूँ किरण पांडे और आज आप हैं आया नगर में। ये पड़ता है छतरपुर मंदिर के पास, साउथ दिल्ली में। तो दिल्ली का टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है, कड़ाके की ठंड है, विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श पड़ी हैं इस बार और धूप भी बहुत कम निकली है जी। तो ऐसे में पौधों को बचाना वाकई बहुत मुश्किल था। उसके पहले जैसा कि संदीप जी कह रहे थे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी गार्डन जर्नी कैसी रही, तो मैं एक बॉटनी की स्टूडेंट रही हूँ। तो हमेशा से ही पेड़ पौधों का शौक़ था और इंटरेस्ट भी था उसमें, तो मैंने किया हमेशा से है। ये 20-25 साल से हम यहाँ पर रहते हैं जी। और 25 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते करते। लेकिन वही बात है कि हमारा मूड कभी ख़राब होता है, कभी हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हम अपनी गार्डनिंग पे भी कभी कभी हम विराम लगा देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आप मेरे पुराने पौधे बहुत ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। अगर मैं 25 साल से लगातार कर रही होती तो आज आपको बहुत पुराने पौधे भी दिखाई दे रहे होते, बहुत मोटी मोटी जड़ों के साथ। लेकिन वही बात है कि हम कंस्ट्रक्शंस के टाइम कई बार हमारे पौधे बहुत ख़राब हो जाते हैं तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 20 साल पहले मेरे पास 100-150 प्लांट हुआ करते थे। उस टाइम भी मैं गुलदाउदी वगैरह बहुत भारी मात्रा में लगाती थी सर्दियों में और गेंदा वगैरह लगाया करती थी। तब मेरा ज़्यादा रुझान फ्लावरिंग प्लांट्स पे ही होता था। शो प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि फ्लावरिंग प्लांट्स होने चाहिए, आपको फ्लावर्स गार्डन में बहुत मिले फूल। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर तरह के प्लांट होने चाहिए, वर्सेटैलिटी होनी चाहिए आपके गार्डन में। और अभी मैंने जो लगा रखे हैं वो मैंने एक ही प्लांट को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन कोशिश की है कि जो मेरे पास 200 के आसपास प्लांट्स हैं उसमें वेराइटी भी आपको 200 देखने को मिले, आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ना देखने को मिले। तो यही कोशिश रहती है कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी हों, शो प्लांट्स भी हों। तो ये इंटरेस्ट रहा और 15 साल मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो उस टाइम और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिक्स, थोड़ा सोशल वर्क, अभी भी मेरा सोशल वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन पिछले 1 सालों से मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को टाइम दिया है, अपने गार्डन को टाइम दिया है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कम करके, बाहर की चीज़ों को। तो मुझे थोड़ा देख पा रहे हैं कि आप इंटरेस्ट आ रहा है अब चीज़ों में करने में और ज़्यादा मैंने तन्मयता से इनको करना शुरू किया है। और चूँकि बॉटनी की स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा पौधों को बचाने में और उनको ग्रो करवाने में और
एक और मेरा इंटरेस्ट रहता था कि केमिकल फ्री हमारी गार्डनिंग होनी चाहिए। केमिकल का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर बिल्कुल कभी भी नहीं किया है आज तक। पहले भी मैं गार्डनिंग करती थी तो सिर्फ गोबर की खाद उस ज़माने में यूज किया करती थी, लेकिन अब चूंकि केचुआ खाद और कंपोस्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है जी। तो लेकिन मुझे वो भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे मैंने अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को ही यहाँ पे रिसाइकल करना शुरू किया। और आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे कि जितना भी मेरा अभी पतझड़ का सीजन चल रहा है, बहुत पत्ते निकल रहे हैं गार्डन में, तो उन सारे पत्तों को जितनी कटाई छटाई हम अपने गार्डन की करते हैं, एक भी तिनका मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने कूड़े वाले को बिल्कुल गीला वेस्ट और बिल्कुल ग्रीन वेस्ट नहीं दिया है। सिर्फ हमारे घर से जो कागज़ और प्लास्टिक और वैसी चीज़ें निकलती हैं वही जाती हैं कूड़े कचरे में, अदरवाइज सारा कुछ यहाँ पर यूज़ हो जाता है मेरे गार्डन में। और इसी चक्कर में मुझे मिट्टी की भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और मेरे जितने भी पौधे आप देखेंगे इनमें मिट्टी बहुत भुरभुरी और बहुत, ये देखिए ये इस तरह की बिल्कुल सूखी और भुरभुरी मिट्टी आपको दिखाई देगी। और गमले आप एक हाथ से उठा सकते हैं, इतने लाइट होते हैं। तो ये तभी हो पाया है जब मैंने इसमें बहुत, ये जितना भी गार्डन का वेस्ट निकलता था वो इसमें लगाना शुरू किया है। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि संदीप जी ने बताया, कि विंटर्स पे ही रहने वाला है। और हार्श विंटर्स जो दिल्ली में पड़ी हैं उसमें हमने इनको कैसे लश ग्रीन रखा है, कैसे इन रोजेस में फ्लावर्स आ रहे हैं, वो आज हम आप पे बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल आपको अपनी गार्डनिंग को रखना है और इनको कैसे जो यहाँ की जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे बचाना है। तो आपको गार्डन टूर देते देते उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। कहीं कहीं आपको देख के निराशा भी होगी क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में चले गए हैं, लेकिन कुछ पौधे जो ख़राब होने चाहिए थे जो नहीं ख़राब हुए हैं, और वो कैसे नहीं हुए हैं उसमें हम बात करेंगे। तो आइए अब एक एक करके देख लेते हैं कि प्लांट्स को हमने कैसे बचाया है, कैसे क्या क्या लगा रखा है मैंने। तो यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। सबसे हार्डी प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट, और आप देखिए कितने बढ़िया से ये चल रहा है। इसमें मैंने एक ही प्लांट गमले में 2-2 वैरायटी लगा रखी हैं, ये बॉर्डर वाली भी है और ये ग्रीन भी है। और इतने ज़्यादा इसमें पब्स वगैरह निकल रहे हैं कि आप इनको आसानी से प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमेशा आप देखते रहते हैं वीडियोस में, इतने पब्स निकले हुए हैं कि आप आराम से 10-12 गमले बना सकते हैं। चूँकि मेरा एक रहता है कि हर प्लांट रिपीटेशन बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी इकट्ठे करने पे मेरा अपना वो रहती है, चॉइस रहती है। तो इस वजह से मैंने नहीं प्रोपोगेट किया है, लेकिन चाहे तो इसको हम और गमलों में प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये इतना आसान है। एक आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट, कभी आपने नहीं देखा होगा, ज़्यादातर शेड वाला होता है स्पाइडर प्लांट। ये वाला, ये देख लीजिए, ये बॉर्डर वाला आप देखते हैं ना, वेरीगेटेड वैरायटी, मैक्सिमम जगह पे ये होता है। लेकिन मेरे पास ये डार्क ग्रीन कलर का है और इसमें ये देखिए कैसे रनर्स निकल रहे हैं। और मैंने इसको प्रोपोगेट भी किया है, इसके रनर्स को इस तरह से, ये देखिए नाइस है ना। इसको यूज़ भी अलग से गमला भी नहीं दिया है, ये पेंसिल कैक्टस का प्लांट है, उसी में मैंने नीचे मिट्टी खाली थी तो उसमें गाड़ दिया है। तो इस तरह से ये जैसे ही प्रोपोगेट हो जाएगा हम ट्रे गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रे गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मेरा अगला प्लान भी यही है कि अब कर लिया इतना कुछ, तो अब एक अगला, बाकी आप ही लोगों के चैनल्स देख देख के संदीप जी बहुत जगह जाते रहते हैं और बड़े सुंदर सुंदर इन्होंने अभी कोटा सीरीज और देहरादून में सारा फॉलो करती रहती हूँ आपका चैनल। तो मैंने उस पर देखा कि आपने किस तरह से लोगों के बड़े सुंदर सुंदर गार्डन्स दिखाई, तो मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि अगला मैं ट्रे गार्डनिंग शुरू करूंगी। तो इसीलिए मैंने ये स्पाइडर प्लांट्स के और कोलियस के छोटे छोटे हैं। तो अगला प्लांट हम देख लेते हैं, ये कोलियस का प्लांट है। कोलियस की भी 2-3 वैरायटी, 2-3 कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन अभी हार्श विंटर्स में ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, देख रहे होंगे आप इसको। तो मैंने अभी इसकी कटिंग्स लगा दी हैं जगह जगह, ये देखिए ये सब कटिंग्स लगाई हुई हैं छोटी छोटी, इसमें लगा दी है। इसमें ये उसका अपराजिता का प्लांट है जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में अभी इसकी कटाई छटाई कर दी है। ये बेल बहुत बड़ी थी, लेकिन चूँकि सर्दियों में ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में चला जाता है और सारे पत्ते झड़ जाते हैं इसके, तो इसलिए मैंने इसको अभी काट छाँट कर दिया था। तो इसको बहुत ज़्यादा अभी इसके मिट्टी में न्यूट्रिशन था, तो मैंने इसमें ये कोलियस की कटिंग्स लगा के छोड़ दिया है। ये प्लांट तैयार हो जाएगा 10 से 12 दिन में, बहुत ईजिली इसमें रूटिंग हो जाती है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा मैम आपके बैकग्राउंड में एक बेल मुझे नज़र आ रही है, तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि अक्सर जो हमारे बेल वाले पौधे होते हैं विंटर में खराब हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे ठीक चल रहा है। जी, ये एलोवेंडा की बेल है, और अगर आप इसको दूसरे मौसम में देखते गर्मी वगैरह में, तो ये बहुत ज़्यादा लश ग्रीन और बहुत सारे इसमें पीले फूल दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखता है।
लेकिन अभी चूंकि विंटर्स में, हार्श विंटर्स में ये भी थोड़ा तो खराब हुआ है, लेकिन हाँ आपकी बात सही है कि ये अभी चल रहा है। तो ये इसका एक ही कारण है कि थोड़ा सा इसको शेड मिल गया है, ओस नहीं पड़ रही है इस पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट, थोड़ा सा ऊपर से शेड है। और इसकी जो मिट्टी है इसमें मैंने देखिए बिल्कुल सूखा रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसको पानी आपको तभी देना है जब आप मिट्टी में उंगली डाल के देखिए, आपकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा सूखी है तभी इसमें पानी दीजिए, नहीं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी से आपको सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसको बचाना है आपके गमलों के पौधों को, क्योंकि गमलों में सीमित संसाधन होते हैं, आपका पानी नीचे ज़मीन में नहीं जाता है। मिट्टी अगर मतलब आपके पौधे अगर ज़मीन में लगे होते हैं तो पानी डालेंगे तो ज़मीन में इधर उधर चला जाएगा, और लेकिन गमलों में ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ास करके अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है कि पानी जब आप डालेंगे पौधों में तो वो कीचड़ हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम पानी ओवर वाटरिंग से अपने पौधों को बचाएंगे, सबसे ज़्यादा ये आपको ध्यान देना है। मैं ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ अपने पौधों में। बायो एंजाइम्स के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि मैंने किस किस चीज़ के बना रखे हैं। तो बायो एंजाइम्स पानी में मिला के, पानी में स्प्रे करके, पानी में ही डाल के जड़ों में भी दिया जाता है। तो सर्दियों में उसको आपको बहुत कम देना होता है, और किस तरीके से देना होता है उसका भी यही तरीका है कि आप एक दिन दीजिए और 8-10 दिन तक फिर उसमें पानी देने की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आया नगर के आसपास का टेम्परेचर, ये चूँकि बहुत खुला इलाका है और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री भी चला गया था मिनिमम टेम्परेचर। तो ऐसे में फिर थोड़ा सा प्लांट्स को पानी बहुत कम देना है, और इसीलिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में नहीं देते हैं। सर्दियों में वैसे भी आपके ज़्यादातर प्लांट डोमेंसी में होते हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे थे। देखिए ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रोथ इनकी ऑलमोस्ट रुक गई है, बहुत स्लो ग्रो हो रहे हैं अभी ये पौधे। ये जितना ग्रो हुआ है ये सब बारिश के दिनों में, और जो अभी मौसम चल रहा था इससे पहले वाला स्प्रिंग जैसा, बस इसे आपने बचाया है विंटर्स में ये ग्रो नहीं कर रहा है। वो भी शेड है शायद, उसकी वजह से बच पाए हैं। हाँ, ये शेड लगा हुआ है यहाँ पर, शेड की वजह से ही ये बहुत सारे, अब ये रोजेज आप देख रहे होंगे अभी सबके यहाँ डोरमेंसी में चल रहे हैं, लेकिन मेरे ये रोजेज की इनकी खासियत है कि ये कड़ाके की ठंड में भी इतने सारे फूल दे रहे हैं। मुझे खुद बहुत हैरानी है कि ये कैसे दे रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर ये अक्टूबर नवंबर तक खिल जाते हैं फूल, और उसके बाद सर्दियों में ये डोरमेंसी में रहते हैं, और फिर फरवरी से जब ज्यादा धूप होनी शुरू होती है तब रोजेस दोबारा होते हैं। लेकिन मेरे रोज कड़ाके की ठंड में, शीतलहरी में भी ये चले हैं, तो ये बड़ी अच्छी स्पेशल वैरायटी शायद है। ये पिछले साल ही मैंने लगाया था इसको, तो ये अभी चल रहे हैं ये दोनों, ये पिंक कलर वाला और ये। नाइस। इसके अलावा मैम एक प्लांट मुझे नजर आ रहा है जो कि है जेड प्लांट। जी, काफ़ी लोग इसे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन अक्सर रेनी सीजन और विंटर सीजन में भी ये प्रॉब्लम करता है। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर से बताएं आप। हाँ, इसका भी यही चैलेंज है कि ये वैसे तो इसको बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको बिल्कुल भी पानी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सर्दियों में इसका बहुत आसानी से ये पौधा गल जाता है, और मेरे साथ ये पहले हो भी चुका है। मैं ये अपने ही अनुभव से बता रही हूँ आपको कि मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए आपने देखिए अभी मिट्टी मैंने बहुत सूखी इसकी रखी हुई है। शुरू में क्या होता था, नए नए जब भी हम गार्डनिंग करते थे तो पानी डालते रहते थे पौधे में, हमें लगता था कि पानी की कमी ना हो जाए, और उस चक्कर में होता क्या था कि मिट्टी दलदली हो जाती थी, सौगी हो जाती थी, बहुत कीचड़ सा हो जाता था मिट्टी में। तो जेड प्लांट के साथ ये है कि ये आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा आपका प्लांट अच्छा चल रहा है, और अचानक एक दिन इसकी जड़ें गल चुकी होंगी अंदर से और ये गिर जाएगा आपका प्लांट। तो इनको बचाने के लिए आपको यही करना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और इसको बहुत ज़्यादा खाद के चक्कर में सर्दियों में नहीं पड़ना है इसके लिए। मैम जैसे हम गर्मियों में तो डेली वाटरिंग कर देते हैं, सुबह शाम भी वाटरिंग हो जाती है, लेकिन विंटर्स में हमें कितना वाटरिंग करना है और कब वाटरिंग करना है? ये इसको तो मैंने 8 से 10 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी देती हूँ। थोड़ा सा क्या मतलब 1 मग डाल दीजिए ताकि आपका पूरा मिट्टी अंदर तक गीली हो जाए, और फिर उसको छोड़ दीजिए हफ्ता भर। 8 से 10 दिन के बाद ही हम हाँ, अगर आपके यहाँ धूप पड़ती है तब तो आप पानी डालिए, और हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है इसके में तो 8 से 10 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। जी। इसके अलावा मैम एक और बात जानना चाहूँगा, काफ़ी लोग विंटर्स के टाइम में अपने पौधों में सरसों खल, नीम खल का भी उपयोग करते हैं। तो क्या आप भी करते हैं और उसके क्या फायदे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर से मैं खाद तो बहुत मिनिमम लाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नीम खल और सरसों खल इसलिए रखती हूँ अपने घर में कि मिट्टी में मिला के थोड़ा सा आप उनको जर्म्स से बचा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये तुलसी का प्लांट है,
जी। अब ये हमारे लिए सर्दियों में तुलसी को बचाना एक चैलेंज हो जाता है, लेकिन हमारी तुलसी भगवान की कृपा से ठीक है और बची हुई हैं। और अब जैसे ही थोड़ा सा स्प्रिंग सीजन आएगा तो इसमें पूरी हरियाली फिर से हो जाएगी। इस टाइम पर तो मैक्सिमम लोगों की तुलसी मर जाती हैं या सूख जाती हैं। जी। तो इनको बचाने के लिए आपको थोड़ा सा मिट्टी में गरमाइश देनी होती है, थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों खल डाल दीजिए, थोड़ा नीम खली डाल दीजिए। एक मुट्ठी अगर आप सर्दियां शुरू होने से पहले डाल देंगे। और एक चीज़ और, इनको ओस से बचाना होता है तुलसी को। तो एक चुन्नी, जैसा कि आप देखते हैं तुलसी विवाह किया जाता है, पिछले महीने में सब लोगों ने किया होगा, तो वो उसका एक हमारे पूर्वजों की तरफ से ये दिया हुआ ये उपहार ही कहेंगे कि ये संस्कारों के जरिए, इन रीति रिवाजों के जरिए हम साइंटिफिक तरीके से अपने पौधों को बचाते थे। तो उसका वही है कि तुलसी को चुन्नी उड़ा देना, तुलसी विवाह करते हैं तो चुन्नी उड़ाने का वही मकसद था कि आपकी तुलसी शीत से और ओस से बची रहे। तो मैं तो फिलहाल इसको रात को उड़ा देती हूँ, कुछ कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है मैंने, तुलसी इस पे था चुन्नी, लेकिन हवा बहुत चलती है तो कई बार उड़ भी जाती हैं। और इसको हम कभी अगर बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है तो मैं अंदर भी रख देती हूँ, शेड के अंदर। तो इस तरह से हमने बचाया है तुलसी को। कुछ प्लांट्स मेरे पास ऐसे हैं जो अपने आप भी उगाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये इतना सुंदर ये अमरूद का पौधा, ये हमारे किचन कंपोस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ ना अपने घर की, जो किचन कंपोस्ट, उसमें बीज रह जाते हैं। बीज डिकम्पोज नहीं होते हैं इतनी जल्दी, चाहे वो टमाटर के बीज हों, ये देखिए ये टमाटर वगैरह, ये बहुत सारे गमलों में आप टमाटर उगा हुआ देखेंगे। लेकिन मैं इस अपने आप नहीं उगाती क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको फलों को बचाना है, अपने सब्जियों के फल, सब्जियों में जो फल लगते हैं उनको बचाना है तो बंदरों से, तो आपको ऊपर से पूरा लोहे का केज बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप गार्डनिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है, इतनी बड़ी छत पे आपको शेड लगाने के लिए कम से कम 2-4 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। तो आगे भविष्य में अगर मेरा कभी मन किया कि मैं वेजिटेबल गार्डनिंग करूँ तो मुझे पहले कवर करना पड़ेगा उसको, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो अपने आप उगाई हैं उसको मैं उखाड़ के फेंकती भी नहीं हूँ। तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं जो बीज ना किचन के कंपोस्ट में, उन्हीं से ये उगता है। और अपने आप ही कुछ मुझे फलों के, जैसे लीची का पौधा एक मिल गया है मुझे, ये देखिए एक लीची का पौधा मिल गया है, इसको मैं बड़ा करूँगी। ये इमली का पेड़ अभी जो ख़राब हो गया है थोड़ा सा ठंड में, इमली वगैरह का ये मिल गया है। तो इस तरह से मुझे अपने किचन कंपोस्ट में से जो बीज निकलते हैं उससे मुझे नए नए प्लांट्स भी मिल जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स मुझे खरीदना नहीं पड़ता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने पालक, थोड़ा सा वेजिटेबल गार्डनिंग करने की कोशिश की है और ये आप यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा और इतना लश ग्रीन पालक, और इसके अंदर बीच बीच में धनिया भी डाल दिया है ताकि जब आप काटें पालक का साग लें तो बीच में आपको धनिया की पत्तियां भी मिल जाएं कुछ, तो अच्छा खुशबू आपके साग में आ जाएगी। तो बड़ा नेचुरल और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके लिए मैंने कहीं कोई यूरिया, कहीं कोई डीएपी, इतना मैं नाम सुनती रहती हूँ, यूरिया, डीएपी, एनपीके वगैरह, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। इसमें सिर्फ मेरे किचन का और गार्डन का वेस्ट नीचे पड़ा हुआ था। चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रो बैग है, ये 4x1 का, 1 फीट गहरा है नीचे और 4 फीट का चौड़ाई है इसकी। तो ये क्यारी की तरह मैं इसमें सारे गार्डन का वेस्ट, ये इस तरह से, जैसे मैंने ये कटाई छटाई करती हूँ ना अपने पौधों की, तो ये इस तरह से सूखता रहता है। सुखा के तब डालना चाहिए नीचे, गीला कभी नहीं डालना चाहिए। गीला डालने से फिर उसमें कीड़े पनपने की चांस हो सकती है। तो इस तरह से ये पालक आपको देखने बिना खाद के हो रहा है। और अब आ जाते हैं हम अपने गुड़हल पे। ये गुड़हल का 6 से 7 साल पुराना प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है। हाँ ये देखिए इसकी जड़ वगैरह काफ़ी अच्छी, और ये इसलिए ये चल रहा है इतना बड़ा प्लांट क्योंकि इसको मैं हर साल, चूँकि ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है तो इसके रूट्स भी बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, तो रूट बाउंड हो जाता है ये हर साल। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा निकाल के इस प्लांट को, और नीचे फिर वही ये सारा जो ये सुखा के रखा हुआ है गार्डन का वेस्ट, ये किचन का वेस्ट, ये सारा इसमें भरती हूँ। ये अभी तैयारी भी इसीलिए इनफैक्ट सारा सुखा के रखा हुआ है कि अब रिपोर्टिंग करने का मौसम आ रहा है। फरवरी में हम सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, खास करके ये जो इतने बड़े प्लांट्स, इसमें कम गर्मियों में आप देखेंगे 35 से 40 फूल एक एक गमले में होते हैं। तो इस टाइम भी आपको दिख रही हैं कलियाँ, इतने हार्श वेदर में भी ये कलियाँ दिखाई दे रही हैं। बेशक ये खिल नहीं पा रही हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, लेकिन हर टिप पे आपको कलियाँ दिखाई दे रही हैं इस टाइम भी। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये सारा किचन का वेस्ट मैं इसके अंदर डालती हूँ। अभी रिपोर्टिंग करते टाइम हम क्या करेंगे, इसको पूरा उखाड़ेंगे, इसके रूट्स को प्रून कर देंगे, नीचे से आधा रूट्स काट देंगे और नीचे पूरा ये गार्डन का वेस्ट, सूखा वेस्ट, किचन वेस्ट भर के और वापस इसको लगा देंगे, तो ये फिर से ग्रो करना शुरू करेगा। और ये पूरे साल यकीन मानिए इसको फिर मुझे कोई खाद नहीं देना पड़ता है। जो मैं गमलों में डालती हूँ ये पूरे साल इसको
फ्लावरिंग में मदद करता है। क्योंकि मैं कुछ भी अलग से केमिकल खाद यूज़ नहीं करती हूँ, बीच बीच में बस मैं बायो एंजाइम्स थोड़े दे देती हूँ, थोड़ा स्प्रे वगैरह कुछ कर देती हूँ बायो एंजाइम्स का ही। तो बस यही रहता है, यही मेरा गार्डनिंग का सीक्रेट है कि किचन का वेस्ट यूज़ करती हूँ, गार्डन का वेस्ट यूज़ करती हूँ, बायो एंजाइम्स यूज़ करती हूँ, केमिकल खाद बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि गिलोय है, किसी ने नहीं बनाया होगा आज तक गिलोय का। ये संतरे के छिलकों का है, संतरे और नींबू के छिलके मिक्स हैं इसमें, कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं, तो कीड़े मकोड़े आपके प्लांट्स में नहीं लगेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जब ये बन रहा होता है। फिर आपको गुड़ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बायो एंजाइम भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये सीमेंट के गमले और सिरेमिक के गमले सबसे लास्ट में हम कहेंगे यूज़ करिए, ज़रूरत ना हो तो ना यूज़ करिए।